नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ रूबी। O3 यानी ओजोन, हम सब जानते हैं कि यह किस तरह से धरती के ऊपरी वायुमंडल में एक परत बनाती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख कर सभी जीवों की रक्षा करती है। लेकिन यही ओजोन गैस जब हमारे आसपास की हवा में एक सीमा से ज़्यादा हो तो जानलेवा प्रदूषक बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओजोन प्रदूषण की, जो हाल ही में संसद सहित कई मंचों पर चर्चा का विषय रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास की हवा गर्मियों के दौरान ओजोन स्तर बढ़ने से और जहरीली होती जा रही है। ये एक खतरे की घंटी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। हाल ही में संसद में ओजोन प्रदूषण यानी हमारे वातावरण में तय स्तर से ओजोन गैस की मात्रा में बढ़ोतरी को लेकर प्रश्न उठाया गया, जिसके जवाब में सरकार ने माना कि पिछले 3 सालों में दिल्ली और एनसीआर में ओजोन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक साल 2016 से 2018 के बीच दिल्ली में 95 दिन, फरीदाबाद में 11, गुरुग्राम में 48, गाजियाबाद में 8 और नोएडा में 49 दिन वातावरण में ओजोन गैस का स्तर सामान्य से ज्यादा रहा। 2019 में भी गर्मियों के दौरान ओजोन के कारण वायु की गुणवत्ता काफी प्रभावित हुई। संसद को दिए गए जवाब में सरकार ने कहा कि सतही ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेड है, जो वातावरण में मौजूद कारकों के आपसी प्रतिक्रिया का परिणाम है। इन कारकों में प्रमुख है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। वाहनों, कारखानों और अन्य स्रोतों से निकलने वाली ये गैसें जब सूर्य की रोशनी और उच्च तापमान के संपर्क में आती हैं, तो ओजोन का निर्माण होता है। सरकार ने कहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों पर नियंत्रण के लिए कई स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सरकार ने अपने जवाब में ओजोन प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव की बात मानी है, लेकिन यह भी कहा है कि देश में ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं जिससे ओजोन प्रदूषण के कारण सीधे बीमारी और मौत की दर का पता लगाया जा सके। तो हमने देखा कि ओजोन प्रदूषण का खतरा कैसे बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं टेरी में एसोसिएट डायरेक्टर सुमित शर्मा और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में प्रोग्राम ऑफिसर शांभवी शुक्ला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल सुमित जी आपसे, जो ओजोन गैस है वो कब और कैसे एक संरक्षक से प्रदूषक बन जाती है, इसको कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, बचपन में जब भी हम स्कूल जाते थे, हम सब ने ये पढ़ा है कि जो ओजोन है वो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, और ये जो किरणें होती हैं काफ़ी हार्मफुल होती हैं ह्यूमन सोसाइटी के लिए, और उसको अर्थ पे आने से वो रोकती हैं। तो हमेशा एक संरक्षक के तौर पर हमने ओजोन को जाना है। पर जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई और ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग बढ़ती चली गई, तो हमने ये जाना कि वही ओजोन जो कि 20 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में बनती थी, अब ब्रीदिंग लेवल पर भी उसका बनना शुरू हो गया है। तो साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश की आखिर ये बन क्यों रही है। तो ये जाना कि 2 तरह की जो गैसेस होती हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सूर्य की रोशनी में मिलकर रिएक्शंस करते हैं और ओजोन का उसमें से प्रोडक्शन होता है। ये जो ओजोन है ये हमारे को अल्ट्रावायलेट रेस से नहीं बल्कि हमारे को और हेल्थ इम्पैक्ट्स पहुंचाती है, और ना सिर्फ ये इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं बल्कि इसके बहुत ही घातक परिणाम हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर हमें देखने को मिलते हैं। शाम्भी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो ओजोन गैस है अगर हमारे आसपास की हवा में घुली हुई है, तो जो अन्य पॉल्यूटेंट्स हैं, जो एयर पॉल्यूटेंट्स है, उसके मुताबिक ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? जी, तो जैसे कि हम बाकी पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो इन सब के जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं वो 24 आवर्स बनाए जाते हैं और एनुअल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। बल्कि ओजोन का अगर एक तरफ देखा जाए तो 8 आवर स्टैंडर्ड बनता है और 1 आवर स्टैंडर्ड बनता है। इसका ऑटोमेटिक इम्प्लाइड मतलब हो जाता है
कि जो ओजोन है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा, ताकि उसके स्टैंडर्ड्स जो इतने स्ट्रिंजेंट बनाए गए हैं CPCB के द्वारा। और उसका थोड़ा सा भी एक्सपोजर हेल्थ को कितना अफेक्ट कर सकता है, कितना बैडली अफेक्ट कर सकता है, इसलिए उसके स्टैंडर्ड्स को थोड़ा टाइट रखा गया है। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी कि हाईली रिएक्टिव गैस है, इसका क्या मायने हुआ? जी, ओजोन एक बहुत ही रिएक्टिव गैस है। ना सिर्फ वो रिएक्शन से बनती है और बहुत जल्दी रिएक्ट होके ख़त्म भी हो सकती है। अगर ओजोन का रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जो कि हमारे व्हीकल जो गाड़ियां हैं या DG सेट्स हैं या पावर स्टेशंस हैं उनसे निकलता है, अगर उससे उसका रिएक्शन होगा तो बहुत ही जल्दी ये गैस ऑक्सीजन में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ हैं या पावर स्टेशंस हैं तो उनके आसपास ओजोन आपको कम मिलेगा। यानी कि ये जो प्रदूषक है ये और प्रदूषकों के मुकाबले में बिल्कुल ऑपोजिट है। जनरली आप देखेंगे कि शहरों में कॉन्सेंट्रेशंस PM की, नॉक्स की, SO2 की काफ़ी ज़्यादा मिलती है, परंतु ओजोन एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो कि आपको शहरों के थोड़ा बाहर आप जाएंगे तो आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी और वहाँ पर इसका ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो सुमित जी ने बोला, मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे शहरों के बाहर तो बनता ही है, बट अगर शहर के अंदर ही हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि जो सोर्स है एक जहाँ पे प्रदूषण रिलीज हो रहा है उधर पे, और क्लीन एरियाज हो गए, जैसे रेसिडेंशियल एरियाज हो गया जहाँ पे इतना इंडस्ट्रीज नहीं है, स्टेशंस, पावर स्टेशंस वगैरह कुछ नहीं है, सोर्सेस एक व्हीकल्स है पर वो भी कम क्वांटिटी में है, तो ओजोन का जो बिहेवियर होता है वो बनती तो रोड पे है पर वो आके एक्यूमुलेट हो जाती है रेसिडेंशियल एरियाज में, क्लीन एरियाज में जाके, तो जिससे जो, और रेसिडेंशियल एरिया में बिल्डअप होने की वजह से जहाँ पे ज़्यादा लोग एक्सपोज हो रहे हैं उसकी वजह से, तो इसलिए ओजोन ज़्यादा लोगों को हार्म कर सकती है। यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे अभी इस साल हमने काफ़ी सुना ओजोन पॉल्यूशन के बारे में, लेकिन 2017 में भी संसद में यह सवाल उठाया गया था, लेकिन तब सरकार ने कहा था, CPCB के आंकड़ों का हवाला दिया था सरकार ने और कहा था कि हमने लगभग 12 राज्यों के 29 शहरों में ओजोन का लेवल का मापन किया है, उसके सैंपल्स इकट्ठा किए हैं, लेकिन कहीं भी जो ओजोन का एक मान्य स्तर है जो उससे ज़्यादा नहीं पाया गया। तो क्या कह सकते हैं ये बिल्कुल रिसेंट फिनोमिना है? देखिए, ओजोन फॉर्मेशन कोई रिसेंट फिनोमेना नहीं है। जब से नॉक्स और VOCs एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, जैसे नॉक्स मैंने बताया गाड़ियों से, पावर स्टेशन से, DG सेट से आता है, VOCs हमारे लकड़ी जलाने से आते हैं, जो आपके परफ्यूम आप यूज़ कर रहे हैं, जो पेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जो फ्यूल आप भरवा रहे हैं, तो उनसे जो फ्यूम्स निकलते हैं वो VOCs होते हैं। तो जब से ये गैसेस हवा में आ रही हैं तब ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। हुआ ये है कि हमने इसको देर से मॉनिटर करना शुरू किया है। जब इंडिया में ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई ओजोन भी एक इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट है, ना सिर्फ PM, हमें ओजोन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तब हमने इसकी मॉनिटरिंग, इसका पहला स्टैंडर्ड हम 2009 में लेकर आए और उसके बाद हमने ओजोन की मॉनिटरिंग शुरू की और पाया कि ये भी एक पोल्यूटेंट है जिस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। अब इसका जो लेवल है वो हमें शहरों में कम दिखाई देता है। शाम्बी जी, आपसे यहाँ पे एक मैं सवाल करूँगी। सर ने अभी स्टैंडर्ड की बात की, तो क्या लेवल है जिसके ऊपर यह जाता है तो खतरनाक है, क्या लेवल उसके ऊपर जाता है तो बहुत खतरनाक हो सकता है? तो जैसे स्टैंडर्ड्स जो ओजोन का है, 8 आवर स्टैंडर्ड 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है और 1 आवर स्टैंडर्ड 180 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो जैसे ही उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाते ही वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हेल्थ के लिए। और ऊपर से CPCB द्वारा एक AQI कैटेगराइजेशन होता है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स का कैटेगराइजेशन, उसमें डिफरेंट पोल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की रेंजेस बताई गई है। तो अगर वो गुड होगा तो वो 50% लेस देन स्टैंडर्ड होगा, तो ऐसी डिफरेंट कैटेगरीज है। तो स्टैंडर्ड के ऊपर जाते ही कोई भी पोल्यूटेंट जो होता है वो हार्मफुल हो जाता है हेल्थ के लिए। तो जैसा शाम्भवी ने अभी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बताया, उसी में आप एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 40 ppb या फिर लगभग 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के ऊपर अगर ओजोन जाएगा तो उसके बहुत ही सिवियर इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो हमारी फसलें हैं, जो हमारा वीट है, जो हमारा राइस है, जो हमारा मेज़ की फसल है, उसके ऊपर बहुत ही सिवियर इम्पैक्ट ये डालता है और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को 5 से 30% तक कम कर देता है। तो अभी हमने जाना कि ओजोन गैस कब एक प्रदूषक का रूप ले लेती है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।
इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट और ओजोन पॉल्यूशन के प्रभाव के बारे में। शांभवी जी, सीएससी की उस रिपोर्ट के बारे में बताएं जहां पर ओजोन के लेवल को लेकर एनालिसिस की गई है। सीएससी ने 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक का डेटा सीपीसीबी से लिया ऑनलाइन वेबसाइट से, और हमने उसको एनालाइज करने की कोशिश की कि ओजोन कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे जैसे ये समर्स आ रहा है, ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने पाया जैसे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सीपीसीबी पब्लिश करता है 4 बजे बुलेटिन में अपना डेली, तो उसमें हमने देखा कि 28 दिन जो थे उसमें जो AQI था, हमारा इंडेक्स वैल्यू था, वो ओजोन से गवर्न हो रहा था। मतलब ओजोन एक प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट था PM के साथ। और वही जब हमने पिछले साल देखा तो वो सिर्फ 17 दिन थे। इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली बता रहा है कि वो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशंस कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। और जो हमने फिर एनालाइज़ किया कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने स्टैंडर्ड्स को एक्सीड कर रहा है, तो इस साल जो हमने देखा कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ डेज थे जो ओजोन के स्टैंडर्ड को 8 स्टैंडर्ड को एक्सीड कर रहे थे पिछले साल के मुताबिक। और हमने फिर एरिया वाइज एनालिसिस किया कि कौन से एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, कौन से एरियाज़ में कम था। तो हमने जो पाया जैसे रेसिडेंशियल हो गया एरियाज़ हो गए, सिरी फोर्ट, RK पुरम, ऑरबिंदो मार्ग, तो इन सब एरियाज़ में हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड्स को वायलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। और जो पोल्यूटेड एरियाज़ हो गए जैसे ITO, आनंद विहार, तो उधर जो ओजोन एक्सीड कर रहा था स्टैंडर्ड को, वो काफ़ी कम परसेंटेज में था। यहाँ पे एक रिपोर्ट में मैंने एक पॉइंट ये भी देखा था कि जो पीक लेवल है जी, वो पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी ज़्यादा था। जी, तो पीक लेवल्स जो आया था वो इस साल जो था वो अप्रॉक्सीमेट 1.22 टाइम्स ज़्यादा था स्टैंडर्ड से। और पिछली बारी देखा गया था कि सिर्फ 1 पॉइंट मात्र, जैसे अगर 100 स्टैंडर्ड है तो वो 101 या 102 वैल्यू थी, पर इस बारी और ज़्यादा 122 के करीब उसको देखा गया है। तो जो पीकिंग है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे जैसे समर्स आता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, सोलर रेडिएशन जो सन रेज आती है वो बढ़ती है, तो उसकी प्रेजेंस में ओजोन ज़्यादा फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है। और वो अप्रैल से स्टार्ट होता है इंक्रीज होना और वो जून में अपने मैक्सिमम लेवल्स तक पहुंच जाता है। ये तो दिल्ली NCR की बात हो गई। सुमित जी, आप बताएं क्या देश के अन्य हिस्सों में भी इसको लेकर कुछ अध्ययन हुआ है, कुछ रिसर्च वगैरह? जी, सो टेरी ने काफ़ी सारी रिसर्च स्टडीज़ इंडिया स्केल पर करी हैं, क्योंकि शहरों के अलावा ओजोन पर डेटा इंडिया में मौजूद नहीं है, मॉनिटरिंग अभी विस्तृत तौर पर नहीं की जा रही है। तो हमने मॉडल बेस्ड असेसमेंट किया और उसमें ये पाया कि जो पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो कि इंडिया का सबसे फर्टाइल लैंड है, जहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होती है, वहीं पर अनफॉर्चुनेटली ओजोन का लेवल सबसे ज़्यादा हमारे को मॉडल ने बताया। और खासकर समर्स में जबकि सनलाइट है, जो फोटोलिसिस प्रोसेस है वो ज़्यादा हो पाता है, ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। विंटर्स में वो कम हो जाता है क्योंकि जो सनलाइट है वो आपकी कम हो जाती है, फोटोलिसिस नहीं हो पाता। देखिए, ओजोन 2 पोल्यूटेंट से बन रहा है, नॉक्स और VOCs। जो नॉक्स हैं वो प्राइमरली हमारे गाड़ियों से आ रहे हैं, जो कि शहरों में ज़्यादा है। नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जी, वो हमारे शहरों में ज़्यादा हैं इस वक्त गाड़ियाँ। और VOCs हमारे प्राइमरली बायोमास बर्निंग से आ रहे हैं, जो कि आपके जो रूरल एरियाज है वहाँ पर है। जब ये दोनों गैसेस मिलती हैं तो वहाँ पर ओजोन फॉर्म हो रहा है।
अब क्योंकि शहरों में ये न्यूट्रलाइज हो जाता है NO के रिएक्शन से, तो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ कम है, जबकि गांव में ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा बने रहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके दो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट के बारे में, एक तो हेल्थ और दूसरा एग्रीकल्चर। शामवी जी से मैं पूछती हूँ कि ओजोन से हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव देखने को मिला है, कितना खतरनाक साबित हुआ है यह? तो 2017 में एक लैंसेट की रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने पिछले 20 साल के करीब का डेटा एनालाइज किया था और उन्होंने देखा कि 148% से इंक्रीज़ हो रही थी जो डेथ रेट होता है, डेथ्स होती है ओजोन पोल्यूशन की वजह से। और उसका थोड़ा सा भी एक्सपोजर जो होता है वो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर देता है। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सांस लेने में दिक्कतें हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, थोड़ा सा भी एक्सपोजर बढ़ता है तो ये तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है। और ये स्पेशली बच्चों और अडल्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बच्चों में होता है कि उनके लंग्स थोड़े वीक होते हैं, वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, और अडल्ट्स में वो भी वीक, लंग्स थोड़े वीक हो जाते हैं, ऑर्गन्स थोड़े वीक होना शुरू हो जाते हैं जी। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो छोटे बच्चों को करता है और ये अडल्ट्स लोगों को करता है, मतलब ओल्ड लोगों को। ओके, एग्रीकल्चर की बात करें तो आपने पहले भी बताया कि किस तरह से एग्रीकल्चर को ये प्रभावित करता है, लेकिन अलग अलग फसलों की बात करें तो इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है? देखिए, IIT BHU ने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की है और अलग अलग फसलों पर इसकी रिसर्च की गई है कि जैसे जैसे ओजोन बढ़ेगा उसका कितना प्रभाव डिफरेंट टाइप्स की हमारी जो क्रॉप्स हैं उन पर पड़ेगा। ओवरऑल असेसमेंट अगर इंडिया लेवल पर किया जाए, और काफ़ी रिसर्च पेपर्स में वो कोट किया गया है, और टेरी की अपनी भी रिसर्च है, उसने ये बताया है कि इंडिया में लगभग 30% गेहूँ सिर्फ इस वजह से नहीं उग पाता क्योंकि ओजोन का लेवल इंडिया में इतना हाई है। इंडिया में लगभग 5 से 10% जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो कम है क्योंकि हमारे यहाँ ओजोन का प्रदूषण इतना हाई है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट किसानों पर पड़ता है, किसानों की इनकम पे पड़ता है, और ज़रूर इसकी रोकथाम की हमें ज़रूरत है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यह शहरों से ज़्यादा गाँव को प्रभावित कर रहा है ड्यू टू इट्स केमिकल रीज़न, तो वैसे में तो हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी खतरे में है, कह सकते हैं। बिल्कुल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हमारे देश की बैकबोन है जी। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जी। और अगर सिर्फ प्रदूषकों की वजह से उस प्रोडक्टिविटी में कमी आती है तो ना सिर्फ वो किसान प्रभावित हो रहा है बल्कि जो बाकी जो जनता है जो उस अन्न पे निर्भर करती है वो भी प्रभावित हो रही है। और इस वजह से ना सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर, हमें ओजोन पर भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी हमने ओजोन प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में जाना, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि ओजोन पॉल्यूशन की इस समस्या से कैसे निपटें। सुमित जी, पहले यह बताएं कि क्या इसके लिए क्या उपाय हैं? क्या जो एयर पॉल्यूशन के लिए जो उपाय हम अपनाते हैं वही ओजोन पॉल्यूशन के लिए भी अपना सकते हैं क्या? देखिए, ये एक बहुत ही ट्रिकी पोल्यूटेंट है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन से बन रहा है। तो हमारे को पहले ये जानना पड़ेगा कि नॉक्स और VOCs जो इसके दो मेन प्रिकर्सर्स हैं उनमें से कौन ज़्यादा जिम्मेदार है ओजोन को फॉर्म करने में इंडिया में। तो जब हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इंडिया लेवल पर अगर आप देखेंगे, पूरे इंडिया लेवल पर,
तो नॉक्स इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करने के लिए, अगर आप ओजोन को कंट्रोल करना चाहते हैं। जबकि आप शहर में ये सिचुएशन देखेंगे तो VOCs इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ नॉक्स प्लेंटी में पहले ही उपलब्ध होता है। तो अगर आपको नॉक्स कंट्रोल करना है इंडिया स्केल पर, तो मेजर जो आपके सेक्टर्स आते हैं वो हैं पावर स्टेशंस, वो हैं आपके व्हीकल्स, और वो हैं आपके DG सेट्स। पावर प्लांट्स में भी सेम टेक्नोलॉजीज़ को लगाया जा सकता है, और अभी हमारी सरकार ने नए नॉर्म्स लेकर आई हैं कि जितने भी हमारे पावर स्टेशंस हैं जहाँ से नॉक्स का उत्सर्जन होता है, वहाँ पर ये टेल पाइप ट्रीटमेंट डिवाइस लगानी पड़ेगी ताकि कम से कम नॉक्स निकले। दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर VOCs को कंट्रोल करना है तो एक तो जो हमारा लकड़ी जलती है, जो घरों में लकड़ी जलाई जाती है, उसमें कमी लानी होगी। तो LPG पेनिट्रेशन का जो हमारा उज्ज्वला योजना है उसका बड़ा अच्छा योगदान इसकी तरफ जा रहा है। दूसरा, हमारा जो पराली जलाई जा रही है, अगर उस पराली को अगर हम जलने से रोकेंगे तो बहुत सारे VOCs एटमॉस्फेयर में आने से रोकेंगे, जो कि ओजोन बनाने में मदद करते हैं। जी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर हम जाते हैं तो कितना कंट्रोल कर पाएंगे इस पे? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब है कि उस गाड़ी में से डायरेक्टली कोई धुआं बाहर नहीं निकलेगा जी। तो नॉक्स या VOCs इमीडिएटली वहां पर जीरो हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है वो किस चीज से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर वो आप कोयले से बना रहे हैं तो उसमें से नॉक्स का उत्सर्जन होगा, उसमें से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन होगा। तो जहां वो पावर प्लांट होगा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से, वहां पर आपको उपयुक्त कंट्रोल लगाने पड़ेंगे ताकि जो बेनिफिट इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से शहरों में मिल रहा है वो उस पावर स्टेशन की लोकेशन पर नेगेट ना हो जाए। शामवी जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल यह करना चाहूँगी कि दिल्ली NCR में BS6 जो ईंधन का मानक है वो लागू हो चुका है और अगले साल अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इससे कंट्रोल करने में कितनी मदद मिलेगी? तो जैसे BS6 फ्यूल दिल्ली और NCR में शुरू हो गया है, मिलना शुरू हो गया है, तो BS6 फ्यूल के जो स्टैंडर्ड्स है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो सल्फर कंटेंट है, वो 10 ppm हो जाता है, और जो कि BS4 फ्यूल में 50 था, तो 5 गुना ऑलरेडी वो डिक्रीज कर दिया गया है वो 10 ppm लाके। और अगले साल से ऑलरेडी हम BS6 को BS4 से डायरेक्टली हम BS6 जा रहे हैं, BS5 को स्किप करते हुए। तो BS6 की मदद से अगर हम पर्टिकुलेट मैटर की रिलीज के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें कि एमिशंस कितना हो रहा है, तो वो अराउंड व्हीकल से 25% डिक्रीज हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो करीबन 80% वो कम हो रहा है व्हीकल से जो रिलीज होगा। और उसके लिए हमने जो डीजल व्हीकल है उसमें डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर लगवाए जा रहे हैं BS6 व्हीकल्स में। और ये जो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है SCR लग रहा है व्हीकल्स में, पेट्रोल व्हीकल्स में, ताकि नॉक्स एमिशंस कम हो सके। तो जो स्टैंडर्ड्स है, हमने सीधा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया 2016 में कि अब BS5 में नहीं जाएगा इंडिया, अब सीधा BS6 में जाएगा। और कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, कंट्रोल करने के लिए आपको हर सेक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, हर तरफ से मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे। अब जैसे गाड़ियों की बात करते हैं हम, तो दिल्ली की ही रोड में सिर्फ 1500 टोटल व्हीकल्स, मतलब पर्सनल व्हीकल्स रजिस्टर्ड होते हैं दिल्ली में। तो अगर जब तक हम भले ही BS6 भी ले आए पर उसके नंबर को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे फ़ायदा करेगा हमें? जी, तो इसलिए अगर हम पर्सनल व्हीकल्स छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हुए, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भी दिक्कत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कम है। अगर दिल्ली में ही बात करें, अगर पूरे इंडिया में बात करें तो सिर्फ 11% बसेस है, और दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में 2000 के करीब एक ऑर्डर निकला था जिसमें 10,000 बसेस होनी चाहिए थी दिल्ली में, पर उसके बावजूद अभी दिल्ली की जो हालत है उसमें सिर्फ 5,000 बसेस है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बसेस है उनका भी मतलब एक टाइम होता है कि वो इतने किलोमीटर्स चल चुकी है, इतना टाइम हो चुका है, तो उनको अब रोड से हटाना पड़ेगा। एक नंबर को कंट्रोल करने के लिए कि रोड में ज़्यादा ना जाए, तो पार्किंग पॉलिसी जैसे होती है, तो पार्किंग पॉलिसी दिल्ली की बनी हुई है पर वो ड्राफ्ट स्टेज में ही अटकी हुई है। वो बार बार कमेंट्स के लिए खुलती है पर वो अभी तक फाइनलाइज नोटिफाई नहीं हुई है, जिसमें आप ऑन स्ट्रीट फ्री में पार्किंग नहीं कर सकते। तो इससे लोगों को कंट्रोल होगा कि लोग अपने पर्सनल गाड़ियां जो है वो कम ले जा सके, तो पार्किंग चार्जेस जब ज़्यादा होंगे तो वो कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैं सुमित जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि अदर ग्रीन फ्यूल क्या है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं? जो हमारे सॉलिड फ्यूल्स होते हैं उनसे VOCs निकलते हैं। जैसे आप बायोमास जलाते हैं या पराली जल रही है या घरों में लकड़ी जला के खाना बनाया जाता है, तो उनसे VOCs निकलते हैं। उनकी जगह अगर आप गैसियस फ्यूल लेकर आएंगे तो VOCs की
जो उत्सर्जन है उसमें बहुत कमी आएगी। नॉक्स एक दूसरी प्रॉब्लम है। नॉक्स तब होता है जब हायर टेम्परेचर कंबस्शन होता है, तो उसमें जो फ्यूल का रोल उतना नहीं है, किस टेम्परेचर पर वो कंबस्शन किया जा रहा है उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। पराली यहाँ पे काफी मायने रखता है, पराली जलाना। जी, पराली अगर हम रोकेंगे तो VOCs में कमी आ जाएगी, लेकिन नॉक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। लेकिन अगर आप जैसे गैस लेकर आते हैं तो VOCs तो कम हो जाएंगे, लेकिन नॉक्स में शायद कुछ कमी आपको नहीं देखने मिलेगी। तो उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमें यूज करनी पड़ेंगी जो कि लोअर टेम्परेचर पे कंबस्शन करें या फिर टेल पाइप कंट्रोल लगाकर नॉक्स को बाहर जाने से रोक दें। इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि वायु प्रदूषण की विकट होती स्थिति के बीच ओजोन पॉल्यूशन एक नई समस्या है जिस पर समय रहते लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए सरकार के साथ साथ हमारे आपके सहयोग की भी ज़रूरत है। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।